गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजस्थान चिल्ड्रन एकेडमी मॉर्निंग की सर। लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 8th क्लास की एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर फिनिश करेंगे। चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है मैं उन लोगों को एक बार एक चैप्टर शो कर देता हूँ। आप सभी को ये चैप्टर शो हो रहा है डिवाइस पे? यस सर। ओके गुड। तो ये वाला चैप्टर आज हम लोग सभी पढ़ेंगे। अभी मैम आपको डिटेल में डिस्कस करके बताएगी कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, डेट्स का वैल्यू क्या है, क्या क्या चीजें चैप्टर में मेंशन्ड है और इसको किस तरीके से पढ़ना है। ध्यान से लाइन बाय लाइन एक बार सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए जितना समझ में आता है। बीच में जैसे ही एक पार्ट पूरा होगा हम लोग पॉज करेंगे और आप सभी लोगों से पूछा जाएगा। यदि किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग उस वक्त अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है? यस सर। Hello everyone. There was a time when historians were fascinated with dates. एक ऐसा समय था जब हिस्टोरियंस जो होते हैं ना वो इतिहासकार होते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में जो समय बीत गया उसमें क्या क्या हुआ था उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं, लिखते हैं, वो हिस्टोरियंस होते हैं। तो एक समय ऐसा था कि हिस्टोरियंस काफी ज्यादा फैसिनेटेड थे, काफी मतलब कि डेट से हमें क्या होता है, क्या मिलता है, इसके बारे में काफी सोचते थे। तो हीटेड डिबेट्स चली, काफी सारे वाद विवाद चले कि डेट्स जो है किस तरीके से मतलब उनको रिप्रेजेंट किया जाए, किस किस बारे में डिबेट चली कि जो रूलर्स हैं वो कब वो शासक बने, क्राउनिंग उनकी हुई, क्राउन मतलब उनको ताज पहनाया गया, कब कौन सी लड़ाई हुई, ठीक है। और कॉमन सेंस, इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वाज सिनोनिम्स विद डेट्स। कॉमन सेंस में अगर हम देखें तो हम कहते हैं अरे हिस्ट्री यार कितनी सारी डेट्स होती हैं, है ना। बट यू मे हैव हर्ड पीपल से आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज अबाउट ऑल मेमोराइजिंग डेट्स। हिस्ट्री बड़ी बोरिंग है क्योंकि उसको सिर्फ डेट्स याद करनी पड़ती है। क्या ऐसा सच में है? हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग होती है अगर आप इसको कहानी की फॉर्म में पढ़ें। डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बट बहुत सारी डेट्स आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपको एक स्टोरी लाइन पता होनी चाहिए कि अच्छा इस समय के इस टाइम में ये हुआ होगा। इस तरीके से हम लोग को हिस्ट्री को याद रखना होता है। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट सर्टेन चेंजेस ओवर द टाइम। हिस्ट्री जो है वो होती है कि क्या क्या बदलाव हुए हैं समय के साथ। हम लोगों को फाइंड करना होता है, पता लगाना होता है कि पास्ट में किस तरीके से चीजें मतलब चीजों में किस तरीके से बदलाव आया था। और हम लोग जैसे कि पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर कर पाते हैं, इसी रेफरेंस में हम लोग बोलते हैं बिफोर या फिर आफ्टर। इसके पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। तो मतलब हिस्ट्री में क्या हमें करना होता है, हम लोगों को ना एक ब्रॉड एक चीज चाहिए होती है कि अच्छा इस तरीके से जो है पास्ट में चीजें चलती हुई आई थी, जो आज हमारा प्रेजेंट है वो किस तरीके से पास्ट से होता हुआ आज तक पहुंचा है। ये सारा का सारा हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हमारा देश आजाद है, डेमोक्रेसी है, किस तरीके से हुआ, पहले राजा का रूल था, अंग्रेजों का भी शासन रहा। तो ये सब हमें पढ़ने की जरूरत होती है अगर हमें अपने देश के बारे में सब कुछ अच्छे से जानना है। वर्ल्ड में रहते हुए हम लोग हमेशा always ask historical question about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. तो हम लोग अपने आसपास जब हम देखते हैं चीजें तो हमें ऐसा लगता है ये चीजें हमेशा से रही होंगी। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर। बट ज्यादातर जो लोग हैं हम ये भी सोचते हैं कि काफी ज्यादा क्यूरियस हम हो जाते हैं, हम काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं दैट आर एक्चुअली हिस्टोरिकल, कि भाई ये क्या है, ये कहाँ से आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों के मन में आते हैं ना, तो ये सारे हिस्ट्री के ही तो क्वेश्चंस होते हैं। हिस्ट्री पढ़ के ही तो हमें समझ में आता है। वॉचिंग, अगर हम किसी को एक चाय पीते हुए देखते हैं, टी स्टॉल होता है, तो हम लोग को क्या समझ में आता है, ये चाय कॉफी कब लोगों ने पीना शुरू किया होगा, जब हम लोग अपनी खिड़की के बाहर मतलब ट्रेन के बाहर से देखते हैं, ट्रेन में बैठे होते हैं, खिड़की के बाहर देखते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि ट्रेन कब बनी होगी और किस तरीके से लोग इतने इतने लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच पाए होंगे। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मॉर्निंग में, तो क्या आप क्यूरियस हुए हैं कि किस तरीके से प्रिंट कल्चर स्टार्ट हुआ होगा। ये सारे के सारी चीजें, ये चीज कहाँ से आई है, हम लोग सारा कहाँ पर पढ़ते हैं, हम लोग सब हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया। तो इस तरीके की पेंटिंग थी कि ब्राह्मण्स जो है ना अपने जो शास्त्र वगैरह है ये ब्रिटानिया मतलब ब्रिटेन की क्वीन को एक तरीके से ऑफर कर रहे हैं। और ये मैप, ये जो चीज बनाई थी ये जेम्स रेनर ने बनाई थी। रेनर वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान।
तो रेनल जो है उससे रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था, किससे, रेनल से रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि इंडिया का, हिंदुस्तान मतलब इंडिया का मैप बनाया जाए। काफी एंथुसियास्टिक सपोर्टर था ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया का। रेनल मतलब बहुत खुश था कि भाई कब्जा कर लिया भाई अंग्रेजों ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा कर लिया, काफी खुश था इस बात से क्योंकि उसका देश था ब्रिटेन। तो रेनल ने सॉ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैप एज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। मतलब आप, अगर आपको मैप नहीं पता होगा, इंडिया के बारे में नहीं पता होगा, तो किस तरीके से आप किसी देश पर राज करेंगे। ये सारे के सारे जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे ट्रेन कहाँ से आई, चाय कहाँ से आई, हम लोग जो चीजें आसपास देख रहे हैं कि कोई चीज छपी हुई है, हमें आपकी किताबें हैं, किताबें कब से छपने शुरू हुई होंगी, है ना, तो ये सब हम लोग को हिस्ट्री में पता लगता है। ये सारे के सारे एक तरीके से हिस्टोरिकल क्वेश्चन ही है और हम लोगों को अपने इस प्रेजेंट के टाइम से बैक पीछे की तरफ लेकर के जाते हैं। इसका आंसर हमें पास्ट में ही मिलता है। But time does not have to be always precisely dated in terms of particular year or a month. But time को हमेशा हमें बिल्कुल इस डेट को हुआ होगा, इस महीने को हुआ होगा, इस साल में हुआ होगा, हमेशा ऐसा करने की हम लोग को जरूरत नहीं होती है। हम लोग कहते हैं इन द मंथ ऑफ जून इन 1986, मतलब पूरे साल में एक कोई प्रोसेस चला होगा, तब कोई चीज चली होगी, है ना। तो हम लोग हमेशा बिल्कुल एक एग्जैक्ट डेट नहीं, एग्जैक्ट टाइम नहीं, हम उसको प्रिसाइज हमेशा नहीं लेते हैं, हम लोग जनरल में भी ले लेते हैं। प्रिसाइज का मतलब बिल्कुल पर्टिकुलर वही चीज, और जनरल मतलब उसके आसपास का हम लोग लेके चलते हैं। समटाइम इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट, कई बार गलत हो जाता है कि अगर हमको ये पर्टिकुलर डेट उस प्रोसेस को प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि इंडिया के लोगों ने कब चाय पीना शुरू करा होगा, एक दिन तो नहीं शुरू किया होगा ना, एक कोई प्रोसेस चला होगा लंबा चौड़ा, जब लोगों ने इसका टेस्ट डेवलप कर लिया होगा, लोगों को पसंद आने लगी होगी। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस सच एज दिस। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है जिसमें से चाय पीना शुरू कर देना, तो एक इंसान ने क्या होगा, फिर धीरे धीरे सबको पसंद आया होगा, तो ये काफी लंबा प्रोसेस है, तो इसको हम डेट नहीं दे सकते हैं। सिमिलरली हम लोग एक सिंगल डेट फिक्स नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश पर ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो कब एस्टैब्लिश हुआ, या फिर नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, चेंजेस हमारी जो इकोनॉमी में, हमारी सोसाइटी में किस तरीके से बदलाव आए, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये काफी लंबे टाइम तक चलती हैं और लंबे टाइम तक ही इनका असर भी रहता है। हम लोग एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम नहीं दे सकते हैं, एक अप्रोप्रिएट पीरियड जो है बता सकते हैं बस कि अच्छा इस समय से लेकर इस समय तक इस तरीके की चीजें हुई होंगी तो बदलाव आए होंगे। अंग्रेजों ने एक पर्टिकुलर डेट से नहीं कि आज से राज करना शुरू कर दिया, बहुत ही लंबा प्रोसेस चला है और वही प्रोसेस हम पूरी इस 8th क्लास की बुक में पढ़ेंगे। फिर हम लोग को एक डेट का अगर कुछ काम धाम नहीं होता है तो हम लोग फिर डेट को क्यों एसोसिएट करते हैं, मतलब हिस्ट्री को हम क्यों कहते हैं कि डेट से चलती है, या एसोसिएशन इसका भी एक कारण है। देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। तो कई एक टाइम था कि हिस्ट्री जो है उसमें हम बैटल्स, जंगों के बारे में और बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में ही पढ़ा करते थे। ये राजाओं के बारे में होता था, उनकी पॉलिसीज के बारे में होता था। आवाज नहीं आ रही बेटा, तो रेहान सर आ रही है। तो बीच बीच में जो बच्चे बोल रहे हैं वो डिस्टर्ब ना करो, अपने आप को म्यूट ही रखो, किसी के घर से बैकग्राउंड से आवाजें आ रही हैं। हिस्टोरियंस जो हैं वो लिखते हैं कि इस ईयर में राजा को की क्राउनिंग हुई होगी, इस साल में उनकी शादी हुई होगी, इस साल में बच्चे हुए होंगे, इस साल में क्या है उनकी लड़ाई वगैरह गए होंगे, इस साल में वो मर गए होंगे, फिर नया रूलर आया होगा, और इस तरीके से डेट के हिसाब से हम लोगों को इवेंट्स बतानी पड़ती है ताकि एक इवेंट को दूसरी इवेंट से अलग करके दिखाया जा सके। एज यू हैव सीन इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, हिस्ट्री की किताबों में आपने पढ़ा होगा जो पास 2 साल की थी, 6th-7th में तो आप लोगों ने बहुत ही मतलब डेट्स वाली हिस्ट्री पढ़ी है और स्टोरी भी उसमें कम होती थी, बट जो 8th क्लास है ना आपकी, इसमें स्टोरीज बहुत ज्यादा है, स्टोरी की फॉर्म में आपको पूरा पता लगेगा। और अब का है प्रेजेंट से बहुत ही लगभग आज से 150 साल पहले के बारे में आप पढ़ेंगे, किस तरीके से अंग्रेजों ने देश पे शासन किया और किस तरीके से हमारे देश के नेताओं ने उनका सामना किया, उनके खिलाफ लड़ाई करी। हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इश्यूज। अब सिर्फ राजा महाराजा के बारे में नहीं लिखते थे, अब बहुत सारी चीजों के बारे में लिखते थे कि लोग किस तरीके से पैसा कमाते हैं, लोग क्या खाते हैं, किस तरीके से सिटीज डेवलप हुई, मार्केट डेवलप हुए, किस तरीके से किंगडम्स डेवलप हुए, आइडियाज स्प्रेड हुए और किस तरीके से जो कल्चर है और सोसाइटी में बदलाव आए हैं। ये सारी की सारी चीजें भी जो हिस्टोरियंस है उन्होंने लिखनी शुरू कर दी। अभी देखिए एडवर्टीजमेंट हेल्प क्रिएट अ टेस्ट। एडवर्टीजमेंट आते हैं कि लिप्टन टी, ऐसे शाही राजा महाराजा टाइप्स के लोग जो लिप्टन टी पीते हैं, है ना, तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू जो है दिखाया जाने लगा कि आपकी क्या टेस्ट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीजें।
अब विच डेट्स, कौन सी डेट, तो बाय क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट, किस तरीके से हम लोगों को पता लगा कि भाई कौन सी डेट अब इम्पोर्टेंट होगी। जब राजा महाराजा के बारे में हम लोगों ने देखना नहीं शुरू किया तो डेट जो हमने सेलेक्ट करी ना वो डेट ऐसी थी, वी कंपोज अ स्टोरी ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट के बारे में जैसे स्टोरी बनाई जा सके। वो डेट अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उनके जो आस पास इवेंट्स हुए हैं ना, उनके इर्द गिर्द जो इवेंट्स घूमे हैं उनके लिए वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल आप लीजिए, इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, मतलब जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, अंग्रेजी शासन के जो इतिहासकार थे, उन्होंने गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखा। गवर्नर जनरल कौन सा, किस गवर्नर जनरल ने कौन सा इंपॉर्टेंट काम किया, उसके हिसाब से उन्होंने उस साल की हिस्ट्री लिख दी। दीज हिस्ट्रीज बिगिन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। मतलब आपके स्कूल एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, केबीसी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो आपकी 8th क्लास की हिस्ट्री की बुक है ना, केबीसी में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप केबीसी जब दोबारा स्टार्ट होगा तो आप देखिएगा, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे इस किताब को, आपको बड़े सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आपकी जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक तो करंट अफेयर से आते हैं, उस पर एक एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी होती है हमेशा, पूरी लाइफ काम आती है। तो देखिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स वो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अच्छे से याद करना है, ठीक है। और लास्ट वाइसराय, फिर मतलब गवर्नर जनरल को 1957 में, सॉरी 1857 के बाद से वाइसराय बोला जाने लगा था। तो ठीक है, देखेंगे आगे हम चैप्टर्स में। वॉरेन हेस्टिंग जो थे उनका, वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल थे और लास्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। सेपरेट चैप्टर्स में हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और बाकी सारे वाइसरॉयज से रिलेटेड जैसे कि हेस्टिंग, वेल्सली, बेंटिक, इन लोगों ने, ये रिपन वगैरह, इरविन, इन लोगों ने क्या क्या अलग अलग काम किए थे। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो इन लोगों ने क्या क्या काम किए थे, उससे रिलेटेड चीजों को हमारे देश की इन्होंने हिस्ट्री बना दिया ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने। तो ऐसा लगता था कि नेवर एंडिंग सक्सेशन चलेगा और हमेशा वाइसरॉय जनरल वगैरह चलते जाएंगे। अंग्रेजों ने सोच रखा था कि अनादि अनंत काल तक हम पर राज करेंगे, है ना। तो इस टाइप की चीजें देखने के लिए मिलती है। तो सारी की सारी डेट्स जो है वो हिस्ट्री में अब ब्रिटिशर्स ने किसी पर्सनालिटी से लिंक कर दिया। अच्छा ठीक है, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, तो भाई वॉरेन हेस्टिंग जो है इन्होंने ये काम किए, इनके टाइम में ये चीजें हुई, तो इस तरीके से इन्होंने हिस्ट्री लिखनी शुरू कर दी इंडिया की, कि उनकी क्या क्या एक्टिविटीज रही, क्या क्या पॉलिसीज रही, क्या क्या अचीवमेंट्स रही, ठीक है। तो इट वाज एज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ, और इस तरीके से हिस्ट्री लिखी जाती थी कि इन गवर्नर जनरल्स के अलावा कोई और लाइफ होती ही नहीं होगी, ठीक है। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री जो थी इनकी लाइफ के आसपास ही पूरा का पूरा घुमाते रहते थे। वी कैन नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वे, क्या हम लोग अलग तरीके से इसकी हिस्ट्री नहीं लिख सकते हैं? किस तरीके से हम फोकस करते थे, और जो ग्रुप्स होते हैं इंडिया के, एक्चुअली इंडिया के लोगों पर फोकस करके क्या हिस्ट्री को नहीं लिखा जा सकता है? तो क्या सिर्फ गवर्नर जनरल ही इंपॉर्टेंट है? हम आगे देखेंगे। व्हेन वी राइट हिस्ट्री और स्टोरी, जब हम कोई भी हिस्ट्री लिखते हैं या फिर कहानी लिखते हैं, हम उसको अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। हम लोग अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं ताकि एक पार्ट दूसरे पार्ट से अच्छे से लिंक रहे। तो स्टोरी बनाने के लिए हम लोगों को एक सेंस फॉलो करना होता है। इस प्रोसेस में हम फोकस करते हैं ऐसी इवेंट्स पे जो शेप देती है आगे की स्टोरी टेलिंग को। हिस्ट्री दैट इवॉल्व अराउंड लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस सिंपली डू नॉट फिट। मतलब गवर्नर जनरल के बारे में जो हिस्ट्री इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने लिखी है, हम इंडियंस की लाइफ तो उसमें कहीं पर फिट ही नहीं होती है, उसके लिए कोई स्पेस ही नहीं है। इसलिए क्लियरली वी नीड, हम लोग को अनदर फॉर्मेट भी चाहिए हिस्ट्री का, जिससे हमारे देश के बारे में पता लग सके। जो ब्रिटिशर्स ने लिखा है ये तो इनके अंग्रेजों के गवर्नर जनरल के बारे में हमें इससे पता लगता है। तो अब हमें हाउ डू वी पीरियडाइज, हम लोग किस तरीके से टाइम निकालते हैं। अब देखिए, हाँ, ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कब बनाया गया था इनको? 1773। दिस डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज वॉरेन हेस्टिंग एंड ही वाज मेड गवर्नर जनरल इन 1773। ये उनकी पिक्चर है। अब किस तरीके से और हम लोग हिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं? तो 1817 में जेम्स मिल था, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था वो, और पॉलिटिकल फिलोसोफर भी था। इकोनॉमिस्ट मतलब देश के
पैसे से रिलेटेड चीजें, पॉलिटिक्स में भी, पॉलिटिकल फिलोसोफर भी था, पॉलिटिक्स के बारे में लिखता था। उसने ना एक 3 वॉल्यूम का वर्क, मतलब 3 किताबों का एक काफी बड़ा लंबा चौड़ा सा वर्क एस्टैब्लिश किया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री, जब ब्रिटेन ने इंडिया पे राज कर रखा है उसकी हिस्ट्री। उसने डिवाइड किया इंडिया की पूरी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में, एक तो हिंदू, फिर उसके बाद मुस्लिम, फिर उसके बाद ब्रिटिश। उसने जेम्स मिल ने, किसने ऐसा किया था, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये जेम्स 1817 में जेम्स मिल ने हिस्ट्री लिखी थी। उसने इस तरीके से इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड करा था जेम्स मिल ने 1817 में, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम, क्या कोई प्रॉब्लम लगती है कि भाई मतलब ये पीरियडाइजेशन वाज वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब अंग्रेजों ने इसको कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, मतलब पहले इंडिया में हिंदुओं का राज रहा, फिर मुसलमानों का रहा, फिर ब्रिटिश का आ गया, बट क्या ऐसा एक्चुअली था? बट व्हाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? हम लोगों को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम लोगों को उस टाइम की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, सेंट्रल फीचर क्या क्या रहे और किस तरीके से क्या क्या कामकाज चले, क्या क्या डिफरेंस थे एक दूसरे से, वो हमें पता लग जाते हैं। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज डिमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड, मतलब हम लोग 3 पीरियड्स में डिवाइड करें तो उनमें क्या क्या अंतर है वो हम बताएंगे, वहां पे कैसी लोगों की सोच रही थी, समाज कैसा रहा था, कल्चर कैसा रहा था, और फिर क्या क्या एक से लेकर के दूसरे में क्या क्या बदलाव आते गए वो हम बताते हैं। मिल ने सोचा दैट सारी की सारी एशियन सोसाइटी जो है ना वो लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है देन यूरोप। तो जेम्स मिल जो था वो यूरोप से एशिया, मतलब इंडिया को और आगे चाइना, मलेशिया वगैरह जितने भी देश हैं, किस वो समझता था कि नीचे हैं, मतलब इन लोगों को गवार समझता था वो इंडियंस को। वो कहता था उसके अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम्स डेस्पोट्स रूल द कंट्री, मतलब तानाशाह, हिंदू और मुसलमान जो राजा थे ना वो निरंकुश राज करते थे, लोगों पे अत्याचार करते थे, ऐसा जेम्स मिल का कहना था। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशंस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड। रिलीजियस इंटॉलरेंस मतलब एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ बहुत ज्यादा लड़ाई करता था। कास्ट टैबूज होते हैं कि ऐसी चीज जो इसको अच्छा नहीं माना जाता, तो कास्ट टैबूज थे, सुपरस्टिशन अंधविश्वास थे, और ये सारी की सारी चीजें देश में चला करती थी, ऐसा जेम्स मिल का मानना था, क्योंकि वो तो अंग्रेज था, मतलब सॉरी स्कॉटिश था, यूरोप का था, तो वो एशिया के देशों को काफी ज्यादा नीचा समझता था। सोशल लाइफ को वो समझता था कि ऐसे ही है, कुछ भी नहीं चल रहा, तो इसलिए जरूरी था, वो कहता कि यूरोपियन मैनर्स, यूरोपीय की जो आदतें हैं, यूरोप से आए हुए लोगों की जो अच्छी आदतें हैं, उनकी आर्ट, इंस्टीट्यूशन, उनके कानून इंडिया में लागू होने चाहिए। मिल ने इनफैक्ट ये सजेस्ट किया था कि ब्रिटिश को इंडिया को कॉन्कर करना चाहिए, पूरा जीत लेना चाहिए, ताकि इंश्योर कर सके कि लोग एनलाइटन हो जाए, लोगों में बुद्धि आ जाए और इंडिया के लोग खुश रह सके। वो इंडियंस को इतना ज्यादा मतलब नीचा समझता था, और वे कह रहा था कि इंडिया जो है केपेबल नहीं है, इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता ब्रिटिशर्स की हेल्प के बिना। तो ये आइडिया जो है हिस्ट्री का ब्रिटिश रूल को रिप्रेजेंट करता है कि सारी की सारी फोर्सेस जो है रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, कि ब्रिटिश जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, सिविलाइज कर रहा है, सबको आगे बढ़ा रहा है। तो ये पीरियड जो, और ब्रिटिश के पीरियड से पहले जो था वो डार्कनेस का पीरियड था, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता था। बट अब क्या सच में ऐसा है? और अगर हम लोग हिस्ट्री को हिंदू और मुसलमान में डिवाइड कर दें, तो ये डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड? क्या हिंदू और मुसलमान इस समय पर साथ में नहीं रहते थे? क्यों हम लोगों को किसी भी एज को धर्म के आधार पर कैरेक्टराइज करना चाहिए? क्या ऐसा सही है? तो क्या ये सबकी लाइफ को, उनकी बाकी सारी प्रैक्टिसेस को और हर चीज, इवन रूलर्स को जो एंशिएंट टाइम में थे, उनकी फेथ को, कि सारे के सारे हिंदू थे हमेशा, या सारे के सारे हमेशा मुसलमान थे? ऐसा तो नहीं था। जब हिंदू, भले ही मान लीजिए हिंदू राजा ज्यादा थे, तब भी बुद्धिस्ट राजा भी थे, जैन भी थे, बहुत सारे अलग अलग धर्म देश में चलते थे, हमारे तो माने जाते थे, आज भी माने जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से अलग हटना पड़ेगा। हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया फिर इंडिया को एज एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, और यही सबसे अच्छा डिविजन है। एंशिएंट मतलब जो काफी पुराना समय था, मेडिवल जो मॉडर्न और एंशिएंट के बीच में था। इस डिवीजन में भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट वो हिंदू, ब्रिटिश और उससे तो बहुत ज्यादा ठीक है ये। इट इज पीरियडाइजेशन जो हम लोगों ने वेस्ट से किया है, जो मॉडर्न पीरियड को कहते हैं कि ग्रोथ फॉर ऑल फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी, मतलब मॉडर्न पीरियड ब्रिटिशर्स कहते हैं जब उनके वहां पर, या फिर यूरोपियंस कहते हैं कि उनके वहां काफी ज्यादा ग्रोथ हुई, वहां पर साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी ये सब आ गई। मेडिवल को टर्म को कहते हैं जिसमें सोसाइटी में बहुत ज्यादा अच्छी चीजें नहीं थी, मॉडर्न चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। बट क्या इंडिया में ऐसा था? ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या इंडिया में इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था, लिबर्टी नहीं था? और मॉडर्न जिसको कहा जाता है, क्या ब्रिटिशर्स ने हमको ये सारी
की चीजें दे दी थी, और क्या जो मतलब वो वाला टाइम था हमारे देश में, पुराना वाला मेडिवल टाइम, इसमें क्या अंधकार था सब में, क्या उसमें कुछ अच्छाई नहीं थी? तो ये वाली चीजें इसमें भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी है। तो मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर दिस पीरियड एज कॉलोनियल। तो हम लोग मॉडर्न कैसे कह सकते हैं? हमारे देश में तो ये सारी चीजें आई नहीं थी, हमारे देश में तो इसमें क्या चलता था, शासन था, हम लोग गुलाम थे। तो काफी सारे लोग मॉडर्न की जगह कॉलोनियल का इस्तेमाल भी करते हैं। अब कॉलोनियल का क्या मतलब होता है? इस किताब में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, हमारे देश पे राज किया, ठीक है, अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया, और हमारे देश के जो राजा थे, नवाब थे, उनको सबजुगेट कर दिया, उनको दबा दिया। हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे अपना वर्चस्व जमा लिया। वो कर इकट्ठा करते थे, ठीक है, अपने खर्चे पूरे करने के लिए, और बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लोअर प्राइस। और जो मतलब अंग्रेजों को जिस चीज की जरूरत होती थी वो सस्ते दाम पे खरीदते थे और काफी ज्यादा महंगे दाम पे बेच देते थे। जो फसल उगाना चाहते थे जबरदस्ती वही फसल उगवाते थे और एक्सपोर्ट कर देते थे और उससे खूब कमाते थे। तो इससे हम लोग ये समझते हैं कि काफी सारे बदलाव आए, उनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस रहे, कि मतलब वो सस्ते में खरीदते थे और महंगे में बेच देते थे बाहर, तो हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के आर्टिसंस को काफी ज्यादा नुकसान होने लगा, है ना। और फिर धीरे धीरे वो खत्म हो गए। फिर उन लोगों ने अपने वहां सामान बना के यहाँ पर इंडिया में बेचना शुरू कर दिया। तो उनकी क्या मतलब वो रही, प्रैक्टिस रही, कि ब्रिटिश रूल ने अलग ही वैल्यूज, अलग ही टेस्ट, कस्टम, प्रैक्टिसेस हमारे देश में वो लाए, और हमारे देश को उसने सबजुगेट किया, मतलब हमारे देश को दबाने की कोशिश करी हर तरीके से, चाहे वो पॉलिटिकल टर्म्स हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो, किसी भी तरीके का बदलाव हो, हमारे देश को दबाने की कोशिश की गई। और यही था प्रोसेस ऑफ कोलोनाइजेशन। यहाँ से लेकर यहाँ तक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोलोनाइजेशन की डेफिनेशन है, व्हेन सबजुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू द काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस, वी रेफर टू द प्रोसेस एट कोलोनाइजेशन। ठीक है, तो कोलोनाइजेशन का प्रोसेस होता है कि जब किसी देश को एक दूसरे देश के द्वारा दबाया जाता है पॉलिटिकली, मतलब उसका शासन व्यवस्था बिगाड़ दी, इकोनॉमिकली पैसे से रिलेटेड व्यवस्था बिगाड़ दी, सोशल, कल्चरल, हर तरीके से जब दबाव बना दिया जाता है एक देश पर दूसरे देश के द्वारा, तो उसी को हम लोग कोलोनाइजेशन कहते हैं। तो विल यू हाउएवर, मतलब आप लोग पढ़ेंगे कि क्लासेस में और ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दिस चेंजेस इन द सेम वे, कि हर एक ग्रुप या हर एक क्लास हर तरीके से एक तरीके से चेंज को नहीं एक्सपीरियंस करता है। इसीलिए ही हमारी जो किताब है इसका नाम पास्ट नहीं पास्ट से है, क्योंकि हर एक इंसान पर हर समय अलग अलग असर पड़ता है। कई बार किसी के लिए अच्छा हो जाता है तो किसी के लिए बुरा हो जाता है। बेटा सभी को यहाँ तक समझ में आया? पेज नंबर 4 तक बुक में क्या पढ़ाया गया? यस सर। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया बुक में क्या क्या बताया है, किस तरीके से आपको रीडिंग लगानी? यस सर। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा बताओ? हिस्ट्री के बारे में लिखना। बिल्कुल, तो आज का आप सभी बच्चों का होमवर्क रहेगा, ये जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, अभी यस सर। अपनी क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी? 10:30 है अपने पास 10 मिनट और है, थोड़ा और कवर कर लेते हैं, 1 मिनट। हाउ डू वी नो, हमें किस तरीके से पता लगता है हिस्ट्री के बारे में? तो किस तरीके से क्या क्या अंग्रेजों ने किया था? तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। तो ब्रिटिशर्स जो थे ना, उनको लगता था, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स काफी ज्यादा रखना पसंद करते थे, कि एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इंपॉर्टेंट। ब्रिटिशर्स को लगता था कि लिखने का जो काम होता है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हम लोगों को चीजों को, रिकॉर्ड को लिख करके रखना चाहिए, नहीं तो हम भूल जाते हैं और हमें याद नहीं रहती, हमें पता नहीं लगता है कि पहले क्या हुआ था। तो हर जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी होता था वहां पे, जो प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, हर चीज को बिल्कुल साफ अच्छे तरीके से वो लोग लिख लिया करते थे। जब भी एक बार हो जाता था प्रॉपरली, फिर उसको स्टडी किया जाता था, फिर उस पर डिबेट की जाती थी। This conviction produced an administrative culture of memos, notices and reports. तो इससे बहुत सारे रिपोर्ट्स, मतलब कागजी काम बहुत ज्यादा होने लगा था, आप ये समझ लीजिए। ब्रिटिशर्स को ये भी लगता था कि सारे के सारे जो रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा हमें संभाल के भी रखना चाहिए। तो उन्होंने क्या करे थे, रिकॉर्ड्स रूम एस्टैब्लिश करे थे। ये इंपॉर्टेंट है कि रिकॉर्ड रूम्स क्या हुआ करते थे। तो ब्रिटिशर्स को जो भी रिपोर्ट्स वगैरह इंपॉर्टेंट लगा करती थी ना, वो हर एक डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड रूम बनवाते थे और उसमें रखवा दिया करते थे। हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में
में क्या होता था, एक अटैच रूम होता था जिसको रिकॉर्ड रूम कहते थे। विलेज में जो तहसीलदार का ऑफिस होता था, कलेक्टर का ऑफिस होता था, कमिश्नर का ऑफिस होता था, प्रोविजनल सेक्रेटरीट के ऑफिस, लॉ कोर्ट्स के ऑफिस, उन सब में रिकॉर्ड रूम्स हुआ करते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जैसे कि आर्काइव्स या फिर म्यूजियम। आर्काइव्स होते हैं जहाँ पर पुरानी चीजों का रखा जाता है, म्यूजियम भी इसी टाइप के होते हैं। इनको स्टैब्लिश किया गया था ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को अच्छे से रखा जा सके। लेटर्स हो गए, मेमोज हो गए, ठीक है, उनको moved from one branches of administration to another in the earlier years of 19th century can still be read in the archives। तो हम आर्काइव्स में पढ़ सकते हैं कि भाई 19th सेंचुरी के टाइम पर भी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो लेटर्स रिपोर्ट्स वगैरह गई थी वो आज तक संभाल करके रखी गई हैं। आप लोग स्टडी कर सकते हैं नोट्स रिपोर्ट्स जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल ने प्रिपेयर करे थे, इंस्ट्रक्शंस जो उसमें लिखे गए थे ऑफिशियल्स से, जो मतलब टॉप के ऑफिशियल ने अपने बाकी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो भी काम होता था हर चीज ब्रिटिशर्स लिखते थे, इसलिए हम वो आज भी देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या करा था। अर्ली इयर्स जो थे 19th सेंचुरी के, उसमें डॉक्यूमेंट्स को काफी केयरफुली कॉपी किया जाता था हाथ से, काफी ब्यूटीफुल सी हैंडराइटिंग से, बाय कैलीग्राफर्स। कैलीग्राफी तो आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देते हैं, कोई बात नहीं। कैलीग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, मतलब खूबसूरती से किसी चीज को लिखा जाना अच्छी अच्छी राइटिंग में, उसको कैलीग्राफी कहते हैं। स्कूल में कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना। 19th सेंचुरी आते आते प्रिंटिंग काफी ज्यादा आ गई, तो काफी सारी एक ही रिकॉर्ड की काफी सारी कॉपी बनाई जा सकती थी और गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट को उसको पहुंचाया जा सकता था, तो लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। इंडिया का नेशनल आर्काइव, यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं। जब न्यू दिल्ली बना था तो उसमें नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव्स वर बोथ क्लोज टू द वाइसरीजियल पैलेस। वाइसरॉय का पैलेस था ना, उसके पास ही म्यूजियम और रिकॉर्ड हाउस या आर्काइव वगैरह होता था, ठीक है, क्योंकि इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। देखिए सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। सर्वे किस तरीके से इम्पोर्टेंट बन गए? प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग, मतलब सर्वे करना, देखना, भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने माना। ये सोचते थे कि अगर हम लोगों को किसी देश पे राज करना है तो उस देश के बारे में, उस देश के लोगों के बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अर्ली 19th सेंचुरी में इन्होंने काफी ज्यादा डिटेल्ड सर्वे करवाए। उसमें मैप बनाया गया पूरे के पूरे देश का, गांव में जाया गया, रिवेन्यू सर्वे करे गए कि किस तरीके से कितना रिवेन्यू इकट्ठा होता है, ठीक है। एफर्ट्स लगाए गए कि टोपोग्राफी के बारे में जाने। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि किस तरीके का इलाका है, वहां की मिट्टी कैसी है, मिट्टी की क्वालिटी क्या है, वहां पे कौन सा जानवर और कौन से पेड़ पौधे होते हैं। लोकल हिस्ट्रीज के बारे में जाना गया, ठीक है, कि क्या है इस जगह का इतिहास क्या रहा है, वहां का क्रॉपिंग पैटर्न, कौन सी फसल उगाई जाती है, सारे के सारे फैक्ट्स को जरूरी माना गया टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन। मतलब रीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए, उस पर शासन चलाने के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से उसको देखा जाए। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के अंत में सेंसस के ऑपरेशन को हर 10 साल में कराया जाने लगा। मतलब जनगणना 1861 के बाद से जो है जनगणना हर 10 साल बाद होने लगी थी। और ये इन रिकॉर्ड को प्रिपेयर किया जाता था सेंसस के टाइम पे कि कितने लोग रहते हैं इंडिया के कौन से इलाके में, और उनकी कास्ट के बारे में, उनके धर्म के बारे में, वो क्या काम करते हैं। 15-20 जन है। बोटानिकल सर्वे हुए जिसमें सारे के सारे पेड़ पौधे कौन से हैं उनके बारे में रखा गया रिकॉर्ड, की जूलॉजिकल सर्वे कौन कौन से जानवर हैं, और बाकी काफी सारे आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन की स्टडी के बारे में, कौन कौन से जंगल है, तो बहुत सारे सर्वे हुए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज पूरी एक एक चीज को अच्छे से परखना चाहते थे। अब ये देखिए कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है 1770s का, बॉटेनिकल गार्डन और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, बॉटेनिकल गार्डन एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, बाय द ब्रिटिश, कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर यूजेस। तो उन्होंने बोटेनिकल गार्डन बनाए। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है? देखिए जैसे कि कोई हर्ब्स है, जड़ी बूटियां टाइप्स की चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट्स के स्पेशीज होते हैं ना, उनको उस गार्डन में रखा जाता है ताकि उसको स्टडी किया जा सके उसके क्या क्या इस्तेमाल है। तो लोकल आर्टिस्ट से उसकी मतलब पिक्चर बनवाई गई थी, फोटो वगैरह तो होते नहीं थे, तो पिक्चर्स बनवाते थे, ठीक है।
अब सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट, ये वाला हमने देख लिया। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अब हम लोगों ने ये सब देखा कि हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं, मतलब जो अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, सरकार ने लिखा वो क्या था, बट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हर चीज तो नहीं बताते हैं। तो वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स हम लोगों को काफी कुछ पता लगता है ऑफिशियल रिकॉर्ड से, बट हम लोगों को ऑफिशियल रिकॉर्ड से ये नहीं पता लगता कि नॉर्मल इंसानों की जिंदगी कैसे रही होगी, है ना, ये तो हमें नहीं पता लगता है। अब देखिए मैपिंग सर्वे ऑपरेशन, सर्वे के ऑपरेशन को जो बंगाल के जेम्स प्रिंसेप ने ड्राइंग बनाई थी कि सर्वे किस तरीके से हो रहा है, कोई बातचीत कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं चीजों के बारे में। रिबेल फॉर 1857 म्यूटिनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे के हमारे जो चैप्टर्स है ना, इसके बारे में हम उसमें पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। तो दे वर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे वर विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। रिकॉर्ड्स हम मतलब रिकॉर्ड्स जो हैं वो हम लोग को सरकार के बारे में बताते हैं, बट देश के लोगों के बारे में नहीं बताते। इसके लिए हम लोगों को क्लोजर मतलब कहीं और पर देखना पड़ेगा। हम जैसे कि अगर हम सर्च करते हैं काफी सारे और रिसोर्सेज तो हम लोग को काफी कुछ मिल जाता है। दे वर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स सरकार ने जो संभाल के रखे हैं उसको ढूंढना आसान है, बट लोगों के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है, बट उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल रहा। लोगों की डायरीज पढ़ी गई इसके लिए, अकाउंट्स लिए गए पिलग्रिम्स के, लोग जहां जहां घूमने जाते थे, ट्रेवलर्स काफी सारी चीजें लिखते हैं, लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की जो ऑटोबायोग्राफीज है उनसे हमें पता लगता है। पॉपुलर बुकलेट्स जो कि बाजार में बेची जाती थी, वाइड स्प्रेड जो था न्यूज़पेपर हो गया था, तो लोगों ने जो लीडर्स थे उन्होंने अपने न्यूज़पेपर छापने शुरू कर दिए थे, लीडर्स रिफॉर्मर्स आइडियाज अपने लिखते थे, कहानियां, नॉवेल्स वगैरह, पोएम्स लिखते थे, है ना, अपनी फीलिंग्स को बताते थे। तो उससे हमें लोगों के बारे में पता लगता है कि लोग क्या सोचते थे। ये सारे के सारे जो सोर्सेज है वो प्रोड्यूस्ड बाय who were literate, मतलब उन लोगों ने लिखे जो कि लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनका क्या, उनके बारे में हम कैसे जानेंगे। फॉर दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय ट्राइबल। जो कबीलों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए हिस्ट्री कैसी थी, या फिर जो किसान था उसके लिए हिस्ट्री कैसी थी, वर्कर्स जो माइंस में काम कर रहे थे उनके लिए क्या था, और पुअर्स जो कि सड़क पे रहते थे उनके लिए क्या था। गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इज मोर डिफिकल्ट टास्क। उनकी लाइफ के बारे में जानना और मुश्किल टास्क था, येट इसको भी जाना जा सकता है। इसके लिए ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आगे हम लोग जब चैप्टर आगे बुक में के चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तो हम लोगों को इनके बारे में भी, इनकी लाइफ के बारे में भी काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए आगे के चैप्टर है चैप्टर 5, उसमें हम 1857 की म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। हाँ बेटा, अपने आप को सभी म्यूट कर सकते हैं। जिसको जो भी डाउट रहा इस चैप्टर के अंदर पूछ लो, अभी क्लियर कर लेते हैं। मैं एक बार आपको सभी को होमवर्क बता देता हूँ। चैप्टर फर्स्ट एसएसटी क्लास 8th आप लोगों को कंप्लीटली पढ़ना है। पहले आप इसकी बुक से रीडिंग लगाएंगे, कहाँ से, पेज नंबर 1 से लेकर यहाँ तक की, जितना आज हमने पढ़ लिया है ये चैप्टर पूरा हो गया यहाँ तक, पेज नंबर 7 तक आप लोग सभी रीडिंग्स लगाएंगे। देन जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं इन सभी के आंसर्स हम लोग आपको सेंड करेंगे। आप अपनी नोटबुक में उन्हें लिखेंगे और याद करेंगे। यदि इस चैप्टर की रीडिंग लगाते समय आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आए, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम, व्हाट्सएप पर सॉल्व किए जाएंगे। हर चैप्टर को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। ये एक्चुअली ओके सर, चैप्टर था, इसलिए इसको हम लोग ना पेपर पे पढ़ सकते हैं ना पेन पे, तो ट्रांसलेशन ही हम लोगों ने बुक से पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर जिस तरीके से डील होगी लगानी होती है, उसको समझना होता है जितना हो सके, और उसको फिर याद करना होता है। ठीक है, आज का ओके सर, समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सभी बच्चे अपना अपना थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग यस सर। ओके।